चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है बीच में, तो अभी मैंने अनम्यूट का आपको ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि वो डिस्टरबेंस होता है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो अ, आप हाथ, इसमें हैंड रेज का ऑप्शन है जूम में, आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। या आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो देन आई विल टेक दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर है। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलता हूँ, यानी कि पूर्वोत्तर भारत, तो उसमें 8 राज्य आते हैं। तो आज हम उनका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे और वहाँ पर क्या इशू है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको अभी एडिटोरियल शेयर करता हूँ। आज का ये जो एडिटोरियल है वो मैंने द हिंदू से लिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर से। और आज का इसका जो टॉपिक है वो है प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि आज का एडिटोरियल किस पर है, फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इम्प्यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है। जब कोई क्राइम करता है, जब कोई किसी भी प्रकार का अपराध करता है और उसको सजा नहीं मिलती, या उसको सिस्टम ऐसे काम करता है कि वो उसको किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी का होना। तो इम्प्यूनिटी का मतलब है कि आप कुछ भी क्राइम कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है और आप बच जाते हो, आप साफ बच जाते हो, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। तो इशू ये है कि आज से 2 साल पहले दिसंबर में नागालैंड में, नागालैंड जो कि हमारा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, ये आपका नागालैंड है। नागालैंड में आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने 6 नागरिकों को मार दिया था। और उस घटना के बाद जब वहां के नागरिकों ने आंदोलन किया, तो 7 नागरिकों को और मार दिया आर्मी ने। तो कुछ 11 या 12 लोग मारे गए थे, इंडियन आर्मी ने उनको मारा था। अब इंडियन आर्मी का ये कहना था कि जो ये जो मुठभेड़ हुई थी, ये जो इनकाउंटर हुआ था, उनको लगा कि ये टेररिस्ट हैं, ये आतंकवादी हैं, और आतंकवादी समझकर उन्होंने गोलियां चलाई थी। लेकिन वो जो 6 लोग जो मारे गए थे वो बेसिकली एक मजदूर थे, जो कि पास की एक कोल माइन, जो कोयले की खदान है, असम, जो नागालैंड असम का जो बॉर्डर है, यहाँ पर कोयले की जो खदान है, वहां से लौट रहे थे। तो अब इशू ये है कि क्या उन आर्मी वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्या उन्होंने जो मारा है क्या वो गलत है, क्या उन पर सजा मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, असम का कुछ हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में एक कानून है जो लागू है, जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट 1958। अब ये कानून 1958 में भारत में बनाया गया था, भारत की संसद ने बनाया था। और इस कानून के तहत इंडियन आर्मी को बहुत सारे अधिकार दिए गए, और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो ये है कि इंडियन आर्मी अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती है, किसी को गिरफ्तार करती है या किसी को मार देती है, तो उसको सजा नहीं, यानी कि आप इंडियन आर्मी पर केस नहीं कर सकते। तो अब ये जो कानून है वो इन 4 राज्यों में बहुत सालों से, लगभग आजादी के तुरंत बाद ये लागू है। तो आज हम इस कानून के बारे में पढ़ेंगे और नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक हम जानेंगे कि ये इशू क्यों है, वहां पर इंडियन आर्मी क्यों है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसको देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये 8 राज्य आते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं,
नॉर्थ ईस्ट या NE बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये आपको एक डायरेक्शन बता रहा है कि ये राज्य कहाँ पर है। तो अगर आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप डायरेक्शन बनाएं तो ये ऊपर का नॉर्थ होता है, इधर का साउथ होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट होता है, और ये जो हिस्सा है, जो बीच का ये जो हिस्सा है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो अब अगर आप इंडिया का मैप यहाँ पर देखें तो ये इंडिया का मैप है। अब मैंने ये लाइन खींची तो ये नॉर्थ हुआ, कश्मीर नॉर्थ है, फिर आप तमिलनाडु और केरल ये साउथ है, फिर गुजरात ये वेस्ट है, और ये बंगाल ये ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा यहाँ पे आता है। तो ये जो हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट का कहलाता है, तो इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 राज्य माने जाते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद असम है, फिर बर्मा से या म्यांमार से लगा हुआ नागालैंड है, मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है। ये 7 राज्य हैं, और 8वां राज्य ये सिक्किम है। तो ये 8 राज्य मिलकर हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। और ये जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, 7 बहनें। 7 सिस्टर्स बोलते हैं। क्यों इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं? क्योंकि ये कभी पूरा असम था। ये सारे राज्य जो हैं, कभी ये जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं, ये कभी असम का हिस्सा थे, इसका हिस्सा थे, और बाद में 1971 में असम के टुकड़े हुए, असम को रीऑर्गेनाइज किया गया। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि असम को रीऑर्गेनाइज किया गया और ये छोटे छोटे राज्य अलग से बनाए गए, तो इसलिए हम इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, ये पार्ट नहीं 7 सिस्टर्स। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं तब उसमें सिक्किम भी हम ऐड करते हैं, तो उसमें सिक्किम और ये सारे राज्य हम इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। तो अब पहले मैं इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। आजादी के समय जब भारत जस्ट आजाद हुआ था 1947 में, तब नॉर्थ ईस्ट इंडिया कुछ इस टाइप का था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपको दिखेगा, लेकिन 1947 में अरुणाचल प्रदेश नहीं था, बाद में बना है। आप देखेंगे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 2 राज्य थे, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता। तो अंग्रेजों के समय में ये प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर राजाओं का शासन था। तो त्रिपुरा, मणिपुर और जो आज का मेघालय है, वो उस समय खासी स्टेट था। जो आज का मेघालय है, वहां पे खासी एक ट्राइब का नाम है, वहां पे एक समूह है जिसका नाम खासी है, जो कि वहां की बहुत ही फेमस और मेन ट्राइब है, ट्राइबल ग्रुप है मेघालय का। तो ये 3 एक राज्य थे, और बाकी हिस्सा अगर आप देखें तो पूरा असम हुआ करता। तो ये जब भारत आजाद हुआ तब उस समय नॉर्थ ईस्ट कुछ ऐसा था। उसके बाद आप देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पर मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का पूरा बताया कि नॉर्थ ईस्ट कंप्राइजेस 8 स्टेट। कंप्राइज मतलब शामिल होना। तो नॉर्थ ईस्ट में शामिल हैं 8 राज्य, उन 8 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और सभी राज्य सिवाय सिक्किम के, यानी कि सिक्किम को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर के रूप में जानते हैं। उनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स के रूप में। कलेक्टिवली उनको हम, कलेक्टिवली मतलब ग्रुप में, तो इन 7 राज्यों के जो समूह है उसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 1947 में असम बहुत बड़ा हुआ करता था, और 1971 में जब आजादी के
कुछ सालों के बाद असम का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन। तो उस 1971 में हुआ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम, और उसमें क्या हुआ कि असम को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। असम वॉज ब्रोकन इनटू मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कई सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उसको बांट दिया गया। तो असम को जो बांटा गया था उसमें आप देखेंगे कि जो मणिपुर और त्रिपुरा था, इनको राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। मेघालय काटकर अलग किया गया, असम से काटकर मेघालय जो कि खासी स्टेट था उसको अलग से एक राज्य बनाया गया। और उसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की भी स्थापना हुई। अब शुरुआत में ये सारे राज्य यूनियन टेरिटरीज थे, फिर बाद में धीरे धीरे करके इनको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज ये सारे स्टेट्स हैं, कुछ समय तक ये यूनियन टेरिटरीज रहे थे। अब ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ इस एरिया में, असम में आपके जो 7 राज्य बने, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो असम हो, मेघालय। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज रहते हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे कि नागा ट्राइब है ना, काफी बड़ी, काफी काफी इम्पोर्टेंट हमारी एक कम्युनिटी है नागा कम्युनिटी, जो नागालैंड में रहती है। नागाज जो है वो म्यांमार, जो आज का जो बर्मा था पहले, जो आज का म्यांमार है, नागा कम्युनिटी वहां पे भी पाई जाती है। नागा कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में भी नागाज पाए जाते हैं। अब ये उसके अलावा मिजो लोग हैं, खासी है, खासी ट्राइब है, बोडो ट्राइब है, ठीक है। तो ऐसी कुकी ट्राइब है, फिर एक मैतेई करके ट्राइब्स है। तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आदिवासी समूह यहाँ पर रहते हैं। अब इनमें से बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि वो कभी भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे कि नागा ट्राइब। उनका ये कहना है कि हम हिस्टोरिकली अगर हम देखें, इतिहास में देखें, तो हम कभी भी भारत या भारतीय साम्राज्य या कोई भी भारत के राजा का हम कभी हिस्सा नहीं रहे। हमारा हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य खुद का रहा है। अब अंग्रेजों ने बर्मा को हराकर 1826 के आसपास अंग्रेज, और जो समय अंग्रेज जो लोग भारत में शासन कर रहे थे, उनका बर्मा के राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुए थे जिनको हम बोलते हैं एंग्लो बर्मीज वॉर्स। तो ये 3 वॉर हुए थे। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज कुछ 1826-27 के आसपास हुआ था, और जो थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर था, एंग्लो मीन्स अंग्रेज है ना, ब्रिटिशर्स। तो एंग्लो बर्मीज वॉर 3 वॉर हुए थे। पहला कुछ 1826-27 में हुआ था, और लास्ट 1885 में हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि बर्मा के राजा को हराकर ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो भारत में उन्होंने मिला लिया था, जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें मिला लिया था। तो अब यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनका ये कहना है कि अंग्रेजों ने हमें जीता था, अंग्रेजों ने हमें भारत में मिलाया था, हम कभी भारत का हिस्सा नहीं। तो जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उससे पहले से ही बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, जैसे कि नागा ट्राइब्स, इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे कि हमारा अपना एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। हम ना तो बर्मा का हिस्सा है, ना हम भारत का हिस्सा है, हमारा अपना एक, हमारे अपने राजा थे, हमारा अपना एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहां पर। खासतौर पे ये जो बॉर्डर एरिया है, ये आपका जो बर्मा से लगा हुआ ये जो एरिया है, यहाँ पर काफी समय से बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अब ये शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो ये शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थे वहां पर, अभी भी हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसमें विश्वास रखते हैं। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, अलग होना, जो लोग भारत से सेपरेट होना चाहते हैं।
अलग होना चाहते हैं। तो बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इस एरिया में काम कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स थे जो भारत से आजादी चाहते थे, और इसलिए यहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत या विद्रोह या रिबेलियन, है ना। रिबेलियन का भी मतलब होता है विद्रोह करना। लोगों ने हथियार उठा लिए और लोगों ने हथियार उठाकर विद्रोह कर दिया। तो अब बहुत सारे इंसर्जेंसी मूवमेंट्स खड़े हुए थे नॉर्थ ईस्ट में। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बोलूं या इंसर्जेंसी बोलूं या रेबल्स या रेबेलियंस बोलूं, एक ही चीज है। तो अब इंडिया के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत नया नया आजाद हुआ है, ठीक है। भारत में बहुत सारी और दूसरी समस्याएं हैं। नया हमारा पार्टीशन हुआ है, बंटवारा हुआ है ना, पाकिस्तान अलग हुआ है। तो भारत में बहुत सारी शुरुआत से ही बहुत सारा आजादी के समय से ही बहुत सारी समस्याएं रही भारत के सामने। चाइना के साथ युद्ध करना पड़ रहा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ रहा था, फिर तीसरी तरफ ये आपका ये एरिया था। तो यहाँ पर इंडिया को 1958 में एक कानून बनाना पड़ा इस इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो जो कानून है, जिसका जो आज का एडिटोरियल इसी पर है। भारत सरकार को 1958 में एक कानून बनाना पड़ा जिसका नाम था द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। कि ये एक एक्ट है, एसीटी, ठीक है। एक्ट का मतलब होता है भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो ये हमारी संसद ने बनाया है। अगर राज्य सरकार का एक्ट है तो यानी कि उस राज्य की विधानसभा ने बनाया। तो ये जो शब्द है एक्ट, एक्ट का मतलब होता है संसद के द्वारा बनाया गया कानून। जब भी आप कोई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो साथ में उसका ईयर दिया होगा हमेशा, और ये ईयर बताता है कि ये कानून इस साल बना था और लागू किया गया था। तो अब आप देखिए कि आजादी के 10 साल के बाद ही भारत की सरकार को या भारत की संसद को ये कानून बनाना पड़ा। अब ये कानून क्या है? इसमें हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है भारत की मिलिट्री या आर्मी। तो भारत की आर्मी को, भारत की सेना को स्पेशल पावर दिए गए, ठीक है। और ये जो कानून है वो क्या करता है? भारत की सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। अब भारत की संसद ने ये बोला कि अब देखिए कि भारत में अगर हम देखें तो दो प्रकार की फोर्सेस हैं, दो प्रकार के हमारे सैन्य दल होते हैं। एक होता है हमारा आर्मी, जिसका काम है बाहर की ताकतों से लड़ना। दूसरा होता है पुलिस। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। ये जो जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है, ठीक है। तो इंटरनल, एक मिनट, तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये जो जिम्मेदारी होती है ये पुलिस की होती है। और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर के खतरे, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो बाहर के खतरे होते हैं, इनसे लड़ने की जिम्मेदारी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब चोरी होती है शहर में या कुछ भी क्राइम होता है तो आर्मी नहीं आती है, पुलिस आती है, क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर मेंटेन करना। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपके एरिया में बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिए और वो भारत की सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि नक्सल प्रॉब्लम है सेंट्रल इंडिया में, या कश्मीर का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, या पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट हुआ करता था पहले।
या अभी जो नॉर्थ ईस्ट का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो अब ये वो कुछ विशेष सिचुएशंस हैं जहां पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, यानी कि पुलिस कमजोर है। पुलिस इस जो हमारी पुलिस है या उस राज्य की जो पुलिस है वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकाम हो गई। ऐसे 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 एरियाज को हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, हमारी पार्लियामेंट ऐसे एरियाज को डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित कर देती है, यानी कि अशांत क्षेत्र। तो जैसे मान लीजिए आपके एरिया में अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देगा, यानी कि ये शांत एरिया नहीं है, अशांत एरिया है। और उसके बाद अब वहां की लॉ एंड ऑर्डर या जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी आर्मी को दे दी जाएगी, यानी कि वहां पे अब आर्मी जाएगी, इंडियन आर्मी। पुलिस रहेगी लेकिन पुलिस का रोल बहुत कम हो जाता है। अब इंडियन आर्मी अगर गई है वहां पर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो फिर इंडियन आर्मी को कुछ विशेष पावर दिए जाते हैं, और वो पावर देने के लिए ये कानून बना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पावर ये है कि आर्मी कुछ भी करे उसको सजा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए एक कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, कोई कहीं एरिया में बहुत बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, अब इंडियन आर्मी को भेज दिया गया वहां, तो अब इंडियन आर्मी को पूरे अधिकार होते हैं, वो किसी को गिरफ्तार करे, किसी को मार दे, किसी का घर घर में वो नष्ट कर दे, कुछ भी कर दे, आप केस नहीं कर सकते उसका। ठीक है, अगर ये कानून लागू हो गया है तो जैसे कि मान लीजिए पुलिस है, पुलिस अगर किसी का गलत इनकाउंटर करती है तो आप पुलिस पर केस कर सकते। पुलिस अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट करती है तो आप पुलिस पर केस कर सकते। ठीक है, यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, या इस लीगल शब्द, अगर लीगल शब्द में बोलूं तो आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। प्रोसिक्यूट करना बोलते हैं, तो प्रोसिक्यूट करने का मतलब होता है मुकदमा चलाना, कोर्ट केस करना। तो अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है तो आप मुकदमा कर सकते हैं, और अगर मुकदमे में आप जीत गए तो उस पुलिस वाले को सजा हो, उसको जेल होगी या उसकी नौकरी चली जाएगी या वो सस्पेंड हो जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन अगर ये कानून लागू है डिस्टर्ब एरिया में, ठीक है, और वहां पर इंडियन आर्मी को भेजा गया है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये लागू है, और वो डिस्टर्ब एरिया है, गवर्नमेंट ने उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है, तो अब ये जो कानून है वो आर्मी को स्पेशल पावर दे देता है, और क्या देता है साथ में, इम्यूनिटी देता है। अब ये शब्द ध्यान से देखिएगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बचाव। आर्मी कुछ भी करे, आर्मी के पास इम्यूनिटी है, यानी कि आर्मी वालों को कुछ नुकसान नहीं होगा, उनको जेल नहीं होगी, उनको सजा नहीं होगी, तो आर्मी वालों को वो इम्यूनिटी देता है। अब ये वर्ड ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी आपको जब शुरुआत की थी तो एक वर्ड बोला था इम्प्यूनिटी, इसी से मिला जुला शब्द है, मिलता शब्द है इम्यूनिटी। तो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि आप कुछ भी करो आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी तो इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि आप कुछ भी करो आपको सजा नहीं मिलेगी, तो हम बोलते हैं कि इसको इम्प्यूनिटी है, इट्स अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्यूनिटी शब्द जो है वो मेडिकल मेडिकल साइंस से आया है। इम्यूनिटी का मतलब होता है बीमारी से बचाव, है ना। तो आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी पावर होता है कि अगर आप बीमार पड़ते तो आपकी बॉडी जो है वो लड़ती है और आपको बचाती है। तो इम्यूनिटी का सेंस भी यहाँ पर, इम्यूनिटी का मतलब भी वही है कि आर्मी को इम्यूनिटी मिला हुआ है, यानी कि आर्मी को ये विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वो कुछ भी करे, उसको उसको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, यानी कि आप आर्मी के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो इट ग्रांट्स स्पेशल पावर एंड इम्यूनिटी टू द आर्म फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्टर्ब एरियाज ऑफ द कंट्री। अब मैंने बताया था आपको ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानूनी कानूनी व्यवस्था देश के अंदर। तो ये कानून ये पावर देता है आर्मी को कि वो डिस्टर्ब एरिया में जाकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है।
अब ये जो कानून बना था, इट वॉज इनेक्टेड। इनेक्टेड मतलब कानून का बनना, कानून का बनना उसको हम बोलते हैं इनेक्ट होना। तो ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, वो बना था 1958 में। और क्यों बनाया गया था? बिकॉज ऑफ अ रेबेलियन बाय नागा सेपरेटिस्ट। मैंने आपको बताया अभी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट वहां का जो ट्राइबल ग्रुप है वो नागास हैं, नागा लोग। और नागा लोगों का मानना है कि हम हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं, तो हमें हमारा स्वतंत्र देश चाहिए। तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? नागा सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, जो अलग होना चाहते हैं। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसी समय से ये शुरू हो गया था, उनका मूवमेंट शुरू हो गया था। उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये कानून बनाया गया था इन रिस्पॉन्स टू अ रिबेलियन बाय नागा सेपरेटिस्ट। आज ये जो कानून है वो आज भी लागू है कुछ जगहों पर। कौन कौन सी जगहों पर लागू है? इट इज एप्लीकेबल इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत सारे क्षेत्र हैं नागालैंड में, असम में, मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं जहां पर आर्मी को ये पावर दिया गया है कि आप जाकर कानून व्यवस्था लागू करें। और ये आफ्सा लगा हुआ है, यानी कि आर्मी को वहां पर विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये 4 राज्य हैं, 8 में से 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिनमें आफ्सा लगा हुआ है। और उसके अलावा आफ्सा लगा हुआ है, ये जो कानून है लागू है इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, आपको पता है, बहुत सालों से। लगभग आजादी के बाद वहां पर भी ये शुरू हो गया था। और पिछले 30 साल में 1990s के बाद कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफी बढ़ गया था। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप 1990s और अर्ली 2000s देखें तो वहां पर भी कश्मीरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफी स्ट्रांग था। तो वहां पर भी ये कानून लागू है। और वहां का भी, जम्मू एंड कश्मीर का भी जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसकी जिम्मेदारी आर्मी को दी गई। ठीक है, तो अब ये जो एक्ट है भारत ने बनाया इन सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट या इंसर्जेंसीज को रोकने के लिए, और आर्मी को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आर्मी बहुत सारी जगहों पर आर्मी भी गलती करती है। आर्मी भी बहुत सारे लोगों को मारती है जो शायद इनोसेंट थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो कानून है इसकी बहुत आलोचना होती है। दिस द एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। इसकी बहुत आलोचना होती है। जब से ये बना है तब से लोग, बहुत सारे लोग, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, पंजाब में, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा अनचेक्ड पावर देता है टू द मिलिट्री। So the act has been criticized for granting unchecked power. Unchecked power का मतलब क्या होता है? बिना किसी लगाम के, बिना किसी रोक के। तो बहुत ज्यादा पावर दिया है, यानी कि इतना ज्यादा पावर दिया है कि कोई रोक ही नहीं है आर्मी पे। तो इसलिए इस कानून की बहुत आलोचना होती है कि आपने इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा पावर दे दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? विच हैज रिजल्टेड इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, disappearances and torture of innocent civilians। तो अभी जब आज का जो एडिटोरियल है वो इसी चीज पर है। आप देखेंगे किस तरीके से आर्मी वालों ने कुछ इनोसेंट सिविलियंस को मारा था। तो इनोसेंट सिविलियन का मतलब होता है, सिविलियंस का मतलब होता है नागरिक। ठीक है, तो सिविलियंस का मतलब होता है नागरिक, इनोसेंट मतलब जिनका कोई गलती नहीं है। तो बहुत सारे नागरिक जिनकी कोई गलती नहीं है वो मारे जाते हैं, या उनको आर्मी टॉर्चर करती है, या बहुत सारी जगहों पे वो गायब हो जाते हैं। कश्मीर में ये बहुत हुआ है कि डिसअपियर हो गए। डिसअपियर मतलब पता ही नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, और पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में रखना पड़ता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है
तो पुलिस को मुझे अगर मुझे गिरफ्तार करती है तो पुलिस को ये पुलिस के ऊपर ये मजबूरी है कि उसको 24 घंटे के अंदर मुझे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पुलिस मुझे 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती बिना कोर्ट की परमिशन के। लेकिन अगर आफ्सा लागू है तो आर्मी आपको जितना चाहे, जितने चाहे महीने साल जितना चाहे वो आपको रख सकती है अपने पास बिना किसी को बताए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लोग कई कई महीने कई कई साल से गायब है। लोगों उनकी फैमिली का कहना है कि आर्मी वाले उठा के लेके गए, आर्मी वालों का कहना है कि हमें पता नहीं कहाँ है। अब आप केस भी नहीं कर सकते आर्मी पे क्योंकि ये कानून उनको इम्यूनिटी देता है। और उसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है। अब ये जो वर्ड है एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने कल भी आपको जो एडिटोरियल पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। चाहे वो चोर हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, कोई भी हो, सजा और कोई नहीं दे सकता। सजा का अधिकार कोर्ट को है। पुलिस भी मार नहीं सकती है, पुलिस मर्डर नहीं कर सकती, पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आर्मी भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब आफ्सा लगता है तब आर्मी को अधिकार हो जाता है किसी को भी मारने का। तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कहलाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कानून के बाहर। कानून ने नहीं बोला है मारने के लिए, कानून के से बाहर उनको वे पावर है कि कानून के अलावा भी कानून की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को मारने की। तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जहां पर आर्मी अपनी मर्जी से किसी को भी मार देती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तो ये आज के एडिटोरियल का बैकग्राउंड था। अब हम लोग पूरा एडिटोरियल फिर से पढ़ेंगे और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगा ताकि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो भी आप नोट डाउन करिए। तो ये जो एडिटोरियल है वो कहानी है, एक गांव है जिसका नाम था, यहाँ पे दिया होगा, ओटिंग विलेज। ओटिंग विलेज जो है वो मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड वहां पर है, जो कि असम और नागालैंड का बॉर्डर है। और वहां पर दिसंबर 2021 में 13 सिविलियंस मारे गए थे। 6 एक बार में मारे गए थे और बाकी जो 7 थे वो दूसरे दिन मारे गए थे। और मारने वाली इंडियन आर्मी थी। ठीक है, तो ये जो आज का एडिटोरियल है ये उस इंसिडेंट पर है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ये एडिटोरियल मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। कि हम, भारत सरकार जो है वो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको सजा नहीं दे रही। तो सजा नहीं दे रही है इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं। क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं? इम्प्यूनिटी को। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है? कि आप कुछ भी क्राइम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सजा नहीं होगी, है ना? आपको पता है कि आपको सजा नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी। तो अब आर्मी को वो इम्प्यूनिटी दे रहा है, यानी कि अब आर्मी वालों को में वो बढ़ावा दे रहा है कि आप जो जो मर्जी है वो करो। ठीक है। डिनायल ऑफ नॉड टू प्रोसिक्यूट आर्मी मैन इन वोटिंग मैसेकर इज डिसकंसर्टिंग। अब ये एडिटोरियल का जो मेन थीम है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो नॉड नहीं दे रहा है। नॉड का मतलब होता है परमिशन, हाँ बोलना, यस बोलना। आप नॉड करते हैं ना, सिर हिलाते हैं ना, नॉड करने का मतलब होता है बेसिकली सिर हिलाना। तो जब आपसे कोई पूछता है कि हाँ या ना में, तो आप हाँ या ना के लिए सिर हिलाते हैं, नॉड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉड करना। तो नॉड का यहाँ पे मतलब है परमिशन देना। तो गवर्नमेंट ने परमिशन डिनाई कर दिया है। डिनायल ऑफ नॉड, डिनाई करना मतलब मना करना। किस चीज की परमिशन को डिनाई किया है? टू प्रोसिक्यूट आर्मी मैन। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना।
प्रोसिक्यूट करना ये एक लीगल शब्द है, लॉ की फील्ड का शब्द है। तो प्रोसिक्यूट का मतलब होता है जब आप कोई क्रिमिनल होता है उसको सजा दिलाने के लिए आप मुकदमा करते हैं, केस करते हैं, पुलिस में जाकर एफआईआर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसिक्यूट करना। तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, परमिशन नहीं दी कि हम आर्मी वालों पे मुकदमा नहीं चलाने देंगे। किस चीज पर? इन ओटिंग मैसेकर। अब ओटिंग जो है वो गांव का नाम है नागालैंड में। आपको नागालैंड का ये फोटो नीचे दिख रहा है, मैप दिख रहा है, ठीक है, नागालैंड का। तो नागालैंड में एक गांव है जिसका नाम है ओटिंग, वहां पर एक मैसेकर हुआ था। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा सा इनका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। हम बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं मर्डर। मर्डर एक या दो लोगों का होता है। जब दो लोग, एक लोग, दो लोग, तीन लोगों को मार दिया गया तो हम बोलते हैं कि मर्डर हुआ है, ठीक है। जब कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाता है, जैसे कि मान लीजिए भारत का प्राइम मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मारा जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी मारी गई थी 1984 में, तो हम उसको बोलते हैं असैसिनेशन, असैसिनेट होना, है ना। महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड, गांधी जी को मारा गया था 1949 में, 48 में। और इंदिरा गांधी को मारा गया था 1984 में। फिर राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड इन 1991। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाता है तो हम उसको असैसिनेशन यूज करते हैं। और जब बहुत सारे लोग एक साथ मारे जाते हैं तो हम मैसेकर बोलते हैं उसको। 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग एक साथ मार दिए गए, गोलियों गोलियों से मारा गया, है ना। तो उसको हम बोलते हैं मैसेकर हो गया। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, हिंदी में बोलते हैं नरसंहार, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया, मोस्टली गन से मारा गया, है ना। तो हम उसको बोलते हैं मैसेकर। तो ये वोटिंग मैसेकर हुआ था। अब एडिटोरियल बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको परमिशन नहीं दे रही है, ये चीज बहुत चिंताजनक है, बहुत परेशान करने वाला है। एक मिनट। बहुत डिसकंसर्टिंग, ठीक है। अब ये सारे शब्द प्लीज लिखते जाइए, है ना, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना। मैं एडिटोरियल बच्चों को इसीलिए पढ़ाता हूँ कि एक तो आपका जनरल नॉलेज अच्छा हो, आपको चीजों के बारे में समझ हो, और दूसरा आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल अच्छा हो, ताकि आप इंग्लिश पढ़ना सीखें, है ना। तो प्लीज ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप करते जाइए। आप देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो पीडीएफ में, जो नोट्स मैं आपको डेली सेंड करता हूँ, उसमें ये सारे वर्ड्स अलग से दिए हैं यहाँ पर, है ना। तो वही जो भी टफ वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है जो चीजों को समझने के लिए, वो नीचे भी मैंने लिख के दिए हैं अलग से। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब मैं पढ़ाऊं तो मैं हर वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, हर वर्ड बाय वर्ड सारे वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उनको लिखना, और फिर बाद में आप अपने आप भी डिक्शनरी से ये सारे वर्ड्स का मीनिंग लिख सकते हैं। हर दिन मैं आपको 10-12 ऐसे वर्ड्स दूंगा। एक बार अगर ये वर्ड मीनिंग्स आपको क्लियर होने लगे फिर आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, पीडीएफ का मैं आपको, हमारा जो नालंदा अनाउंसमेंट का ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और साथ में अभी हम लोग डिजिटल नालंदा में भी ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। एक मिनट, मैं आपको वो लिंक भेज देता हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आप लोग नालंदा अनाउंसमेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आज शेयर किया था, कोई यहाँ पे मैसेज पे शेयर कर सकता है क्या, जिसके पास है? मैसेज पे डाल दीजिए, नालंदा अनाउंसमेंट का जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, मैसेज में डाल दीजिए। मॉर्निंग में शेयर किया था मैंने बहुत सारे लोगों के साथ। हाँ, थैंक यू तनिष्क। तो तनिष्क ने
ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिलेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का हमने मैप देखा, पहले भी देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। जहां की बात हो रही है वो है नागालैंड। अब नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है, और नागालैंड का जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर वो म्यांमार से टच होता है, यानी कि बर्मा से टच होता है। उसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, भारत के राज्य जिनसे उसका बॉर्डर टच होता है, वो है असम। असम के साथ उसका बॉर्डर टच होता है, और अरुणाचल प्रदेश, और नीचे मणिपुर। तो तीन तरफ से वो भारत के राज्यों से घिरा हुआ है, और एक साइड से वो बर्मा से है। ठीक है, तो ये वोटिंग जिसकी बात हो रही है वो असम और नागालैंड के बॉर्डर पर है, यहाँ पर। The center has denied sanction to the Nagaland police to prosecute 30 army men. तो जब मैं सेंटर बोलता हूं तो इसका मतलब होता है भारत सरकार या भारत की केंद्र सरकार। तो भारत की जो सरकार है उसने मना कर दिया है, उसने डिनाई कर दिया है। क्या चीज डिनाई किया है? सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब है यहाँ पर परमिशन। ठीक है, तो भारत की सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया। किसको मना किया है? टू द नागालैंड पुलिस। नागालैंड पुलिस चाहती थी आर्मी के ऊपर केस चले। ठीक है, तो नागालैंड की जो पुलिस है वो क्या करना चाहती है? प्रोसिक्यूट करना चाहती है 30 आर्मी मैन को। किस चीज के लिए? फॉर दिसंबर 2021 किलिंग्स ऑफ 13 सिविलियंस। तो नागालैंड की जो पुलिस है उसने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, जांच की, और उसका यह मानना है कि आर्मी वालों की गलती थी, और वो आर्मी वालों को प्रोसिक्यूट करना चाहती है, यानी कि उसको सजा दिलाना चाहती है, मुकदमा करना चाहती है। लेकिन चूंकि आफ्फा लगा हुआ है, वो एक्ट जो मैंने आपको बताया था वो लगा हुआ है, तो प्रोसिक्यूट करने के लिए अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिले चाहिए। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप आर्मी वालों को मुकदमा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो कानून लागू है वहां। तो अब गवर्नमेंट ने परमिशन देने से मना कर दिया। ठीक है, अब ये जो सिविलियंस मारे गए थे, क्यों मारे गए थे? इन अ बॉस्ड अप ऑपरेशन। अब इसको हम समझेंगे कि ये क्या है। अब आर्मी वालों का क्या कहना है? आर्मी वालों का कहना है कि हम एक ऑपरेशन कर रहे थे, ये हमारा मिलिट्री ऑपरेशन था। मिलिट्री ऑपरेशन मतलब कार्यवाही। रात में हमको लगा कि टेररिस्ट हैं, वो एक ट्रक में जा रहे हैं, और हमने ट्रक वालों को रोकने के लिए बोला। ट्रक वाले रुके नहीं, तो हमने फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि हमें ये इंटेलिजेंस मिला था, या हमें ये जानकारी मिली थी कि वहां से टेररिस्ट जो है वो जाने वाले। अब आर्मी का ये कहना है कि भाई हमसे गलती हो गई, हमें ये लगा था कि ये आतंकवादी हैं, क्योंकि हमको ये खबर मिली थी कि इस रास्ते से ट्रक में आतंकवादी जाने वाले हैं, और हमने रोकने के लिए बोला था, लेकिन ट्रक वालों ने रोका नहीं, और इसलिए फिर हमें गोली चलानी। ठीक है, अब आर्मी वालों ने ये कहा, और आर्मी वालों ने ये उनका उनका एक्सप्लेनेशन है कि ये हुआ है। अब वहां के जो सिविलियंस हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, आर्मी वालों को पता था कि ये मजदूर है, फिर भी मारा आर्मी वालों ने। ठीक है, अब इसके खिलाफ जैसे ही ये घटना फैली, आसपास के जो गांव के लोग थे वो इकट्ठा होने शुरू हुए। उन्होंने आर्मी के खिलाफ उन्होंने जो भी उन्होंने किया हो, आंदोलन किया हो या जो भी किया, उन पर अटैक किया, और उसके बाद फिर से आर्मी वालों ने गोलियां चलाई, तो उसमें 7 लोग और मारे गए। अब गांव के लोगों का कहना था कि अगर हम लोग हल्ला नहीं करते, हम लोग ये इतना आवाज नहीं उठाते, तो इंडियन आर्मी बोलती कि हमने इनकाउंटर किया। ठीक है, इंडियन आर्मी इनको आतंकवादी बोल के हम बोल देती, लेकिन चूंकि हम लोग आ गए, इसलिए इंडियन आर्मी को ये कहना पड़ा कि गलती हो गई। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन था ये बॉचअप हो गया। बॉचअप का मतलब होता है कोई चीज जो खराब हो गई।
बॉचअप का मतलब होता है कि आपका जो प्लान था वो 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 पानी में चला गया, वो मिट्टी में मिल गया, खराब हो गया। तो आप कुछ करने का सोच रहे थे, आप जब करने गए तो वो उल्टा पड़ गया, वो खराब हो गया। तो कोई चीज का खराब हो जाना, उसको हम बोलते हैं बॉचअप करना। तो अब ये आर्मी का बॉचअप ऑपरेशन था, यानी कि आर्मी की कार्रवाई थी, लेकिन वो गलत लोगों को मार दिया उन्होंने, नागरिकों, जो इनोसेंट सिविलियंस थे उनको मार दिया। अब ये जो डिनायल है, जो सेंटर ने ये जो परमिशन देने से मना कर दिया है, ये एक बहुत चिंताजनक बात है। अब ये एडिटोरियल का कहना है, ठीक है। एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेंट आउट अ डिस्कंसर्टिंग मैसेज दैट इट इज अनविलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इम्प्यूनिटी इन इंसर्जेंसी हिट स्टेट्स। अब ऐसा करके, यानी कि परमिशन ना देकर, यूनियन गवर्नमेंट जो है, यानी कि हमारी जो केंद्र सरकार है, वो एक गलत संदेश दे रही है लोगों को, एक बहुत ही चिंताजनक संदेश दे रही है, डिस्कंसर्टिंग मैसेज दे रही है, बहुत ही निराशाजनक संदेश दे रही है कि वो इच्छुक नहीं है आर्मी वालों को सजा देने के। दैट इट इज अनविलिंग, अनविलिंग मतलब इच्छुक नहीं होना, यानी कि वो नहीं देना चाहती, वो करना नहीं चाहते। इंडियन इंडियन आर्मी को उन्होंने जो इम्प्यूनिटी दी है उसको वो रोकना नहीं चाहते। तो अब इसका मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट साफ साफ सबको ये बोल रही है कि भाई इंडियन आर्मी कुछ भी कर सकती है, हम सजा नहीं देंगे। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज सेंट आउट अ डिस्कंसर्टिंग मैसेज दैट इट इज अनविलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इम्प्यूनिटी इन इंसर्जेंसी हिट स्टेट्स। तो अब ये वो राज्य हैं, मैंने आपको बताया था कि जहां पर ये कानून लागू है आफ्सा का। अब ये सारे राज्य, 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, जहां पर 1958 का बना हुआ कानून अभी भी लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि ये राज्य कौन से हैं? ये वो राज्य हैं जो इंसर्जेंसी हिट है। तो इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत या विद्रोह, जहां पर लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। तो ये वो राज्य हैं जो बगावत ग्रस्त हैं, यानी कि जहां पर इंसर्जेंसी चल रही है, जहां पर लोग अभी भी भारतीय सेना से लड़ रहे हैं हथियार लेकर। तो दीज आर इंसर्जेंसी हिट स्टेट्स, ठीक है। तो अब ये मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि भारत की सरकार जो है वो आर्मी को इम्प्यूनिटी देना चाहता है इन राज्यों में। In a case of mistaken identity, 6 workers returning home in a vehicle from a coal mine bordering Assam were gunned down by the security forces at Oting village in Mon district. अब वो आपको इस घटना के बारे में बता रहा है कि ये घटना क्या है। हुआ क्या था कि 6 मजदूर थे जो अपने घर वापस जा रहे थे एक गाड़ी में, तो एक ट्रक में जा रहे थे वो बेसिकली। तो 6 वर्कर्स दे वर रिटर्निंग होम इन अ व्हीकल, और वो कहाँ से वापस जा रहे थे? एक कोयले की खदान, यानी कि कोयला, जहां से कोयला निकाला जाता है, कोल माइन। तो वहां पे वो मजदूर काम करते थे। करने के बाद वो वापस रात में घर जा रहे थे। और ये कोल माइन कहाँ पे है? बॉर्डरिंग आसाम, यानी कि असम और नागालैंड का जो बॉर्डर है वहां पर ये मजदूर काम कर रहे थे। और जब वो वापस जा रहे थे तो उनको गोली मार दी गई। दे वर गन्ड डाउन। गन डाउन मतलब होता है गोली मारकर हत्या होना। तो दे वर गन डाउन, यानी कि उनको गोली मारकर उनका हत्या कर दिया गया बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि भारत की आर्मी के द्वारा उनको गोली मार दी गई एट ओटिंग विलेज इन मॉन डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड। अब आर्मी का कहना है कि इट इज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब है गलत पहचान। आर्मी का कहना है कि हमको लगा कि ये आतंकवादी है, ठीक है। तो इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी कि हमसे मिस्टेक हो गई, हमसे हमसे उनको पहचानने में गलती हो गई। तो इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो ये वोटिंग का मैसेकर था। अब अगले दिन
जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने, वहां के गांव वालों ने जो आर्मी का जो कॉन्वॉय था, जो जो आर्मी के लोग थे, उनको घेर लिया। तो 7 more villagers were shot dead later। उसके इस घटना के बाद जब गांव वालों को पता चला तो गांव गांव वालों से आर्मी वालों का स्कफल हुआ। स्कफल का मतलब होता है झगड़ा। तो आर्मी, एक तरफ आर्मी और दूसरी तरफ गांव के लोग, उनके बीच में स्कफल हुआ। तो तब 7 लोग और मारे गए। तो 7 नागरिकों को और आर्मी वालों ने मार दिया। तो 7 more villagers were shot dead later following a scuffle with the villagers who had found the bodies in an army vehicle। अब हुआ ये कि जब ये 6 लोग मारे गए तो आर्मी वालों को समझ में आ गया कि ये आतंकवादी नहीं है। तो वो उनकी बॉडी को अपनी गाड़ी में रख के लेकर जा रहे थे, आर्मी व्हीकल में, 6 लोगों की बॉडी को। तो गांव वालों ने रोक लिया उन्हें, और गांव वालों ने बोला कि नहीं नहीं, ये आतंकवादी नहीं है, ये तो हमारे गांव के मजदूर हैं, लोग, गांव के लोग हैं। तब फिर आर्मी वालों और उनके बीच में झगड़ा हुआ, स्कफल हुआ। स्कफल का मतलब होता है बेसिकली हाथापाई, झगड़ा, आमने सामने, धक्का धक्का वक्का देना, झगड़ा करना, इसको हम बोलते हैं स्कफल। तो झगड़ा हुआ और तब फिर से शूटिंग की और 7 गांव वाले और मारे गए। तो यानी कि टोटल 13 लोग मारे गए। उसके बाद नागालैंड पुलिस ने एक टीम बनाई इसकी जांच के लिए, क्योंकि नागालैंड में बहुत हल्ला हो गया था। उसके बाद सारे नागालैंड में लोगों ने सड़क पे आ गए थे, आंदोलन किया, ठीक है, और बहुत विरोध हुआ इंडियन आर्मी का उसके बाद। तो नागालैंड पुलिस ने अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, SIT टीम बनाई। तो a special investigation team of the Nagaland police completed its probe in March 2022। प्रोब का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेशन, उसको हम बोलते हैं प्रोब। तो अब नागालैंड पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू की और उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई, और वो जांच पिछले साल मार्च 2022 में पूरी हुई। और जांच करने के बाद उन्होंने आर्मी वालों के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की, एंड फाइल्ड अ चार्जशीट इन द केस। अब ये भी एक लीगल शब्द है। चार्जशीट का मतलब होता है अपराध की सूची, है ना। पुलिस क्या करती है, जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस जांच करती है, पुलिस पता लगाती है कि किसने किया है, और उसके खिलाफ जिस पर भी पुलिस को शक होता है कि इसने किया है, पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट का मतलब होता है गुनाह पत्र, यानी कि पुलिस आरोप लगा रही है कि तुमने किया है और तुमने ये क्राइम किए हैं, तो इसको हम बोलते हैं चार्जशीट दाखिल करना। तो नागालैंड की पुलिस ने आर्मी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, और अब चूंकि आफ्सा लगा हुआ है तो आप आर्मी वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद इट शॉट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। अब नागालैंड पुलिस ने जब अपनी प्रोब कंप्लीट की, उसके बाद उसने कोशिश की, शॉट जो ये शब्द है वो सीक का पास्ट टेंस है। सीख करना मतलब प्रयत्न करना, एफर्ट करना, कोशिश करना। तो नागालैंड की पुलिस ने कोशिश की, क्या कोशिश की, फॉर टू गेट द सैंक्शन। सैंक्शन मतलब परमिशन, ठीक है। अब परमिशन किससे लेना है, हमारी जो रक्षा मंत्रालय है, भारत सरकार का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो परमिशन देता है। तो नागालैंड पुलिस जो है उसने परमिशन लेने की कोशिश की फॉर प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा चलाने के लिए। तो इट हैड शॉट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। अब इस कानून के तहत प्रायर सैंक्शन कंपलसरी है, नेसेसरी है। प्रायर सैंक्शन का मतलब है पहले से परमिशन। आप आर्मी के जवानों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, आप आर्मी के खिलाफ केस भी नहीं कर सकते हैं जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रायर मतलब पहले, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री की, यानी कि भारत सरकार की बेसिकली। तो प्रायर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट आर्मी पर्सोनल
अब ये जो वर्ड है पर्सोनल, इसका मतलब होता है कर्मी, यानी कि काम करने वाले। जो लोग किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको हम पर्सोनल बोलते हैं, मतलब काम करने वाले। तो आर्मी में जो काम करने वाले हैं, तो इसलिए आर्मी कर्मी बोलते हैं ना हिंदी में, कर्मी। तो आर्मी के जो लोग हैं उनको हम आर्मी पर्सोनल बोलते हैं। तो अब अगर आपको किसी आर्मी पर्सोनल पर मुकदमा चलाना है तो प्रायर सैंक्शन जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफिसर। अब ये जो कानून है ये बहुत सख्त कानून है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप अगर आपको आर्मी के खिलाफ केस करना है तो आपको भारत सरकार की प्रायर सैंक्शन की जरूरत है। अब पुलिस क्या दावा कर रही है? द पुलिस हैज क्लेम्ड, नागालैंड की जो पुलिस है उसने ये दावा किया है कि दे हैड एस्टैब्लिश्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 30 पर्सोनल। तो नागालैंड की पुलिस ने अपनी जांच की और उसने क्या पाया? उसने ये साबित करने की कोशिश की है, स्टैब्लिश किया। स्टैब्लिश करना मतलब कोशिश करना, किसी चीज को स्थापित करने की कोशिश करना। तो उसने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि आर्मी के 30 जवान या 30 पर्सोनल इन्वॉल्व थे इस मर्डर, इस मैसेकर में, ठीक है। तो दे हैड एस्टैब्लिश्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 30 पर्सोनल। और क्या आरोप लगाया है? कि दे रिजॉर्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट एंड डिसप्रोपोर्शनेट फायरिंग ऑन द व्हीकल। यानी कि ट्रक पर ये 30 लोग थे जिन्होंने अंधाधुन, बिना देखे, बिना सोचे गोलियां चलाई। तो ये 30 लोग, ये 30 आर्मी के लोग, दे हैव रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्ट मतलब कोई काम को करना, तो दे रिजॉर्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग। अब पहले इतना पढ़ लीजिए, दे रिजॉर्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन द व्हीकल। यानी कि वो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुन, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, है ना, अंधाधुन गोली चलाना शुरू करना, है ना, बिल्कुल भी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो आर्मी वालों ने अंधाधुन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू की, जो भी सामने दिख रहा था उसको उन्होंने गोली मारना शुरू किया। तो दे रिजॉर्टेड टू इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन द व्हीकल। और ये जो फायरिंग थी ये इनडिस्क्रिमिनेट तो थी ही, और साथ में क्या था? डिसप्रोपोर्शनेट। यानी कि जितना अगर उनको, आर्मी वालों को अगर करना भी था, इतना नहीं करना था। मतलब अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक है, आर्मी वाले ट्रक को रुकने का इशारा कर रहे हैं, ट्रक नहीं रुक रहा है, तो आप ट्रक के पहिए पे गोली चलाओ, आप उसको रोकने की कोशिश करो। अब ट्रक में जो बैठे हुए लोग हैं उनको सीधे आप गोली नहीं मार सकते, है ना। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट था, यानी कि अनुपात से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। तो अंधाधुन गोली चलाई और जरूरत से ज्यादा गोलियां चलाई। अब ये आरोप है जो नागालैंड की पुलिस लगा रही है 30 आर्मी के पर्सनल्स पे कि इन लोगों ने ये किया है। अब आर्मी ने भी अपनी इंक्वायरी शुरू की थी। मीनवाइल मतलब इसके साथ में, साथ साथ, द आर्मी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बट इट्स आउटकम इज नॉट न्यू। अब आर्मी वालों ने अपनी जांच शुरू की थी इस घटना को लेकर, लेकिन आर्मी की जांच का प्रॉब्लम क्या है कि वो पब्लिक में नहीं आती, कि आर्मी की इंक्वायरी में क्या निकला हमें पता नहीं, इसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो पता नहीं। तो अभी 2 साल हो गए, 2 साल में आर्मी की इंक्वायरी हो सकता है पूरी हो गई हो, लेकिन उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, हमें नहीं पता है। द सेंटर हैज बीन क्वाइट कीन ऑन रिड्यूसिंग द एरियाज कवर्ड बाय द आफ्सा। अब आफ्सा जब बना था तब पूरे नॉर्थ ईस्ट में था, हर जगह था। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको कम कर रही है, यानी कि अभी सिर्फ कुछ ही जिले बाकी हैं नॉर्थ ईस्ट के जहां पर ये कानून लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट इज क्वाइट कीन ऑन, कीन मतलब गवर्नमेंट बहुत इच्छुक है। किस चीज को इच्छुक है? कि वो आफ्सा को कम करे, रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग द एरियाज कवर्ड बाय द आफ्सा, क्योंकि आफ्सा से लोग खुश नहीं है वहां के। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आफ्सा कम हो जाए, धीरे 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 हम उसके जितना कम कर सके उतना हम कम करें। तो गवर्नमेंट बहुत इच्छुक है
क्यों इच्छुक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मैंने आपको बताया था कि एक समय ऐसा था जब बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स वहां पे इंसर्जेंसी कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले 10-15 साल में अगर आप देखें, 20 साल में, 20-25 साल में, एटलीस्ट जितना मैं समझता हूँ कि वहां पे अभी सिचुएशन काफी अच्छी हो गई है, इंप्रूव कर गई है। ठीक है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो भारत सरकार ने भी बहुत सारे समझौते किए हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके साथ बातचीत कर रही है, उनके साथ समझौते किए हैं। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत सारा ऑटोनॉमी भी दिया है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा पावर भी दिया है। तो यानी कि इंडियन गवर्नमेंट अगर आप देखें तो पिछले 30 साल से कोशिश कर रही है कि ये जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स हैं, जो वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, वो थोड़ा शांत हो जाए और वहां पर कानून व्यवस्था लागू हो। तो अब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इट हैज रिड्यूस्ड द एरियाज, नोटिफाइड एरियाज इन नागालैंड, असम, मणिपुर इन रीसेंट ईयर्स। तो अभी कुछ हाल के समय में गवर्नमेंट ने इस कानून को थोड़ा ढीला किया है, यानी कि बहुत सारी जगहों से ये कानून हटा दिया है, क्योंकि अभी वहां पर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। और साथ में बहुत सारे पीस अकॉर्ड्स साइन किए हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, शांति समझौता। तो अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अभी तक हथियार उठाए हुए थे, जो अभी तक भारत सरकार से लड़ रहे थे, उनको वो उनके साथ वो शांति समझौता कर रही है। ठीक है, एंड गेटिंग इंसर्जेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टू ले डाउन आर्म्स। अब ये जो फ्रेज है, टू ले डाउन आर्म्स, इसका मतलब है हथियार डालना, यानी कि शांति होना। तो जो लोग हथियार उठाए हुए थे, अब गवर्नमेंट उनको ये बोल रही है कि भाई हम आपके साथ समझौता करेंगे, चलिए हम बातचीत करते हैं, बातचीत के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, और आप अपने हथियार डाल दो, यानी कि आप लड़ना बंद करो। तो टू ले डाउन आर्म्स का मतलब होता है एक प्रकार से झगड़ा बंद होना, है ना, कि आप हथियार अपने नीचे रख दो। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे शांति समझौते किए हैं। इट हैज ऑल्सो बीन working towards peace accords and getting insurgents and extremists to lay down arms। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे शांति समझौते किए हैं, और इन शांति समझौतों की वजह से जो बहुत सारे जो अलगाववादी थे, जो इंसर्जेंट्स थे, इंसर्जेंट्स का मतलब होता है विद्रोही, वो लोग जो हथियार उठाकर विद्रोह करते हैं, तो बहुत सारे इंसर्जेंट्स और बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत पढ़ेंगे आप। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उग्र, जिसके बहुत उग्र विचार होते हैं, जो कट्टर होता है, अपनी विचारधारा में जो बहुत कट्टर होता है, जो बोलता है नहीं हमको ये चाहिए, नहीं तो हम मार देंगे या हम ये करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, उग्रवादी, या ऐसा व्यक्ति जो जिसके जो जो अपने विचारों में बहुत उग्र हो। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार इंसर्जेंट और एक्सट्रीमिस्ट को के साथ समझौता कर रही है, शांति समझौता कर रही है, ताकि वो अपना हथियार अपने वो डाल दें। देयरफॉर अब ऐसी स्थिति में जहां पर भारत की सरकार एक तरफ वहां पर शांति बनाना चाहती है, एक तरफ वो सबके साथ समझौता कर रही है, और जो आतंकवादी समूह है या जो अलगाववादी लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसे समय में गवर्नमेंट डिसअलाउ कर रही है। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट का जो एक कदम है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभासी। गवर्नमेंट बोल कुछ रही है, कर कुछ और रही है। गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि हम शांति चाहते हैं, हम आफ्सा को हटाना चाहते हैं, है ना, आप हथियार डाल दो, और दूसरी तरफ वो इंडियन आर्मी को इम्प्यूनिटी दे रही है, इम्यूनिटी दे रही है। तो अब ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं, यानी कि उल्टा है, अपोजिट है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो डिसअलाउ किया है, द प्रोसिक्यूशन, डिसअलाउ करना मतलब परमिशन नहीं देना,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो मुकदमा चलाने के लिए जो परमिशन नहीं दी है, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है उसकी खुद की पॉलिसी से। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? ऑफ क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट। पिछले 30 साल से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि हम नॉर्थ ईस्ट में शांति का माहौल बनाएं, शांति और विकास का। ठीक है, तो एक तरफ आप शांति और विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप अच्छी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आर्मी को ये सब करने की छूट दे रहे हैं। तो ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, प्रोसिक्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व इन एक्सेसेस इज क्वाइट रेयर। अब एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि आर्मी वाले अगर कुछ गलत करते हैं तो उन पर मुकदमा चलाना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है। इट इज रेयर। रेयर का मतलब कोई चीज जो जिसकी संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन एक्सेसेस। एक्सेसेस का मतलब होता है जब आप कानून के बाहर जाकर कुछ करें, अत्याचार करें, है ना। एक्सेसेस का मतलब होता है जब आपको पावर इतनी दी गई है लेकिन आप जरूरत से ज्यादा उस पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसेस। तो अब आर्मी के जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इन एक्सेसेस में, उन पर मुकदमा चलाना ऑलरेडी बहुत रेयर है, यानी कि बहुत कम संभावना होती है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को क्या लगता है, इट लीड्स टू द वाइड स्प्रेड इंप्रेशन। वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ है, इंप्रेशन का मतलब है लोगों को ये इमेज जाती है, लोगों को ये मैसेज जाता है कि आफ्सा इज यूज्ड टू प्रमोट इम्प्यूनिटी। अब नागालैंड के जो लोग हैं, अरुणाचल के प्रदेश के जो लोग हैं, मणिपुर के जो लोग हैं, जो जिनको इंडियन आर्मी के अंडर में रहना पड़ रहा है, उनको क्या इंप्रेशन गया है, उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि ये कानून इसीलिए बनाया गया है कि इंडियन आर्मी जो चाहे वो करे। तो यानी कि आफ्सा जो है वो इम्प्यूनिटी को प्रमोट करता है, उनको ये इंप्रेशन गया है। तो अब एडिटोरियल लास्ट में ये सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दे रहा है? द गवर्नमेंट मस्ट शो इट्स कमिटमेंट टू पीस एंड जस्टिस। गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा? कि वो पीस और जस्टिस चाहता है, शांति और न्याय चाहता है। तो उसको अपना कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब प्रॉमिस, वादा। तो जो गवर्नमेंट जो वहां पे प्रॉमिस कर रही है, वादे कर रही है कि हम यहाँ पे शांति चाहते हैं, तो वो करके दिखाना होगा, उसको शो करना होगा। और वो कैसे शो करता है, कैसे शो कर सकता है? बाय आइदर ग्रांटिंग सैंक्शन, या तो वो परमिशन दे फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, या तो वो मुकदमा चलाने के लिए परमिशन दे, या फिर वो खुद एक्शन ले। ठीक है, और टेकिंग एग्जेम्पलरी एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब मिलिट्री ने भी अपनी जांच की जिसका आउटकम हमें पता नहीं है, तो मिलिट्री जो जांच की, अगर उसमें मिलिट्री वाले या आर्मी वाले दोषी हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को खुद से एक्शन लेना चाहिए। या तो आप परमिशन दो नागालैंड पुलिस को कि मुकदमा चलाए, या फिर आपको खुद एक्शन लेना हो। और वो एक्शन कैसा होना चाहिए? एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है सबक, ऐसा एक्शन जो दूसरों के लिए सबक हो, ताकि कोई और दूसरा आर्मी वाला ये ना कर सके। तो गवर्नमेंट को एक एग्जेम्पलरी एक्शन लेना होगा, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, एक उदाहरण बनाना होगा कि हाँ भाई ये किया था इन्होंने तो इनको ये सजा मिली है, तो अब आप भी मत करो, अगर आप करोगे तो आपको भी ये सजा मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो एडिटोरियल की ये सलाह है कि गवर्नमेंट को वो एक सजेशन दे रहा है कि या तो आप नागालैंड की पुलिस को परमिशन दो, या फिर आप खुद से एक ऐसा एक्शन लो जो दूसरे आर्मी वालों के लिए सबक। ठीक है, तो ये आज का आपका ये एडिटोरियल था, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। ये एडिटोरियल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से है ना, उसकी वेबसाइट पे आपको ये अवेलेबल है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये बार बार यूज होंगे, तो आपको इनको हर दिन आपको इनको मीनिंग लिखना है। ठीक है, अब
नीचे मैंने 2 क्वेश्चंस और दिए हैं। अब अगर आप अपनी राइटिंग स्किल और कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश समझने की जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ये आंसर्स खुद लिखना चाहिए। गलत सही की चिंता मत करिए, आप एडिटोरियल को पढ़िए और जितना समझ में आता है लिखिए। आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, चाहो तो आप अपना हिंदी, जो भी आपकी मदर टंग है, मराठी में है, उड़िया में है, लिखिए। लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको इंग्लिश में ही लिखना है, आपको जितना भी समझ में आ रहा है वो लिखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड एट ओटिंग विलेज इन दिसंबर 2020। तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, तो वो आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि व्हाई डज द एडिटोरियल कॉल द सेंटर्स डिसीजन ऑफ नॉट अलाउिंग प्रोसिक्यूशन एज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो आपको ये बताना है कि एडिटोरियल जो है सेंटर के इस डिसीजन को कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों बोल रहा है। तो मैं आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक तरफ वो शांति व्यवस्था की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वो जो नागालैंड के जो लोग हैं जो मारे गए उनको न्याय से वंचित कर रहा है। वो जो लोग दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल सजा की परमिशन नहीं दे रहा है। तो अब ये 2 चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम न्याय देंगे, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने मारा है उनको आप सजा नहीं देना चाहते। तो ये आपको करना है। अगर आप अपना इंग्लिश वगैरह सुधारना चाहते हैं तो आपको ये डेली करना चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो, क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कैन वी कॉल, काजल का क्वेश्चन है, कैन वी कॉल एक्सट्रीमिस्ट एज हार्डलाइनर? यस, एक्सट्रीमिस्ट आर हार्डलाइनर्स। हार्डलाइनर मतलब होता है कट्टर, जो अपनी विचारधारा में बहुत कट्टर हो, उसको हम बोलते हैं हार्डलाइनर। एक्सट्रीमिस्ट भी वही होते हैं। तो वी कैन कॉल आर्यन कुमार, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आर्यन कुमार, हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते, आपने हैंड रेस किया था इसलिए। ठीक है, मत पूछिए भाई। बादल, इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है, नहीं कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। आफ्सा अगर लागू है, आफ्सा एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया है एक्चुअली। तो आर्टिकल 35 है, शायद 35 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर आर्मी रूल का प्रावधान है। तो जहां पर भी ये डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाता है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर, जो लोग मारे गए उन्हें अभी तक जस्टिस मिला क्या? अरे, कहाँ जस्टिस मिला? जिन्होंने जिन्होंने मारा उस पर तो मुकदमा भी नहीं चला है, तो जस्टिस कहाँ से मिलेगा? जस्टिस का मतलब यही होता है ना, जिसने क्राइम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। इंडियन इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये क्राइम है ही नहीं। इंडियन आर्मी वहां पे इसलिए है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, तो इसलिए डिस्टर्ब एरिया है। डिस्टर्ब एरिया में हमने कानून लागू कर रखा है, तो इसमें पूरा इम्प्यूनिटी है, आर्मी को सजा हो ही नहीं सकती, तो क्योंकि वो क्राइम ही नहीं माना गया। तो न्याय यहाँ पे कुछ है ही नहीं। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? आर्मी में कोर्ट मार्शल नहीं होता है, कोर्ट मार्शल है ना। कोर्ट कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि आर्मी की अपनी आर्मी के अपने कानून होते हैं, आर्मी की अपनी कोर्ट भी होती है, आर्मी के अपने वकील भी होते हैं। अगर मान लीजिए किसी आर्मी के व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो आर्मी अपनी सजा देती है उसको।
ठीक है, तो उसका कोर्ट मार्शल होता है, मतलब उसके आर्मी की जो कोर्ट है उसमें मुकदमा चलता है, और फिर आर्मी नौकरी से भी निकाल सकती है, आर्मी आपको सस्पेंड भी कर सकती है। तो आर्मी का अपना एक जुडिशियल सिस्टम है, उसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं। हाँ, ये क्लास डेली होगी। हाँ, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इस कानून को बनाने का असली मकसद क्या है। अब ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि 1958 में ये कानून क्यों बनाना पड़ा था। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इंसर्जेंसी जब होती है, जब जब देखिए, जब क्राइम होते हैं, जब अपराधी होते हैं, कोई क्राइम करता है तो पुलिस उससे निपट सकती है। लेकिन जब विद्रोह होता है, जब लोग हथियार उठाते हैं, कॉमन पर्सन जब हथियार उठाता है, तब पुलिस भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि फिर आर्मी को भेजा जाता है, और अब ये एक प्रकार का सिविल वॉर है, एक गृह युद्ध हो जाता है। ठीक है, गृह युद्ध में आर्मी आती है, फिर अब आर्मी को कंट्रोल करना होता है। आर्मी आर्मी वहां पे न्याय देने के लिए नहीं, पुलिस का काम होता है जस्टिस के लिए काम करना, है ना। पुलिस का काम है कि आर्मी सॉरी क्राइम हुआ और उसको पकड़ो, जो क्रिमिनल है, फिर क्रिमिनल को सजा दो, जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको मदद करो, ये पुलिस का काम है। आर्मी का काम वहां पे जस्टिस देना नहीं, आर्मी का काम वहां पे इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है। यानी कि जो सिविल वॉर जो सिचुएशन है, जो गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसका काम न्याय देना नहीं है। अब अगर उसको इंसर्जेंसी कंट्रोल करना है, जहां पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो हथियार लेके, कोई भी कॉमन आदमी हथियार उठाए हुए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें आर्मी को ज्यादा पावर देनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब एरिया है, वहां पर बहुत हालत खराब है। तो अब आर्मी को अगर हम पावर देंगे तो वो जल्दी से कंट्रोल कर लेंगे। अब जैसे कि अगर आपके मोहल्ले में क्राइम होता है और क्रिमिनल, मान लीजिए कोई सस्पेक्ट है, तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है, या पुलिस उस व्यक्ति के घर पे छापा मारना चाहती है, तो पुलिस को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, वारंट निकालना पड़ता है, सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट। ठीक है, यानी कि पुलिस किसी को अपनी अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस किसी के घर पर, किसी के घर के अंदर अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, उसको वारंट की जरूरत होती है, सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट, जो कि कोर्ट से आता है। तो क्योंकि वो क्राइम है, तो लेकिन इंसर्जेंसी स्थिति में अब वहां पे इतनी स्थिति खराब है कि आर्मी अगर सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट के चक्कर में पड़ेगी तो आतंकवादी तो भाग जाएंगे तब तक, है ना, या आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीजें ना हो, आर्मी बहुत आसानी से कंट्रोल कर सके, इसलिए ये बनाया गया है। लेकिन इसका मिसयूज होता है ना। कानून अपने आप में बुरे या अच्छे नहीं होते हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उससे वो कानून अच्छा या बुरा माना जाता है। कानून अपने आप में है, ठीक है, डिस्टर्ब एरिया है, आर्मी को अधिकार देंगे क्योंकि आर्मी को बचाना है देश को। लेकिन अब अगर आर्मी उसका मिसयूज कर रही है या गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर रही है, तब तो फिर प्रॉब्लम है। सुबोध कुमार, क्लास डेली होगी। हाँ भाई, डेली होगी क्लास, मंडे टू फ्राइडे तो होगा ही क्लास। हाँ, किसी को आफ्सा एक्ट, अगर आफ्सा लागू है, अगर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पार्लियामेंट किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है, उसके बाद आर्मी जाती है, उसके बाद आफ्सा लगता है। ठीक है, तो अगर आफ्सा लगा हुआ है यानी कि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब एरिया है, वहां पर आर्मी को सारा पावर है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का क्लास एक दो दिन में शुरू करेंगे, अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, एक आध दिन में शुरू करेंगे। 7 स्टेट में उनका ऑटोनॉमी, हाँ, वहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई गई, नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल है, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। अलग से एक काउंसिल है जिसमें काफी अधिकार दिए गए हैं। फिर ये शेड्यूल 6 में आता है, शायद शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 में आता है, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल काउंसिल्स भी हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं, जिनको
बहुत सारा पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए अभी हो गया, बाकी सारी चीजें खुद भी सर्च करो, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेरा काम सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना है, आपका इंटरेस्ट पैदा करना है। आफ्टर दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to search for more मटेरियल ऑन दीज टॉपिक्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल ये सब चीजों पे सर्च करिए, फिर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछिए। बिल्कुल यूज करती है, वेपन के तौर पे ही यूज करती है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए, आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, डाल दिया है हमने पहले। और जिनको नहीं मिला है वो मैं कल लिंक दूंगा डिजिटल नालंदा का, उसमें आप अ, आपको सारा ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेंगे। और मैं अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनाऊंगा इस पर, ठीक है, ताकि आप एमसीक्यूज रहेंगे, आपको डेली सॉल्व करना है। आपको डेली वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश की मैं बताऊंगा, वो भी आपको करना है। तो मैं पूरा कोर्स बनाकर डिजिटल नालंदा में डालूंगा और आपको वहां पे रजिस्टर करना है और आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। जय भीम एवरीवन, और अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए अंग्रेजी अच्छी करनी है आप, ठीक है। अंग्रेजी के बिना आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमें इंग्लिश में हमें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। और मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, आपको पूरी मदद करूंगा। चलिए, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। जय भीम।